हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने 13.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए थे। अब हम इस वीडियो में 13.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे। क्या क्वेश्चन है? एन अर्न कंटेन 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक अर्न के अंदर 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल आपको दी हुई है। उसने कहा है ए बॉल इज़ ड्रा एट रैंडम, एक बॉल को निकाला गया। इट्स कलर इज़ नोटेड एंड इज़ रिटर्न टू द अर्न, उसके कलर को नोट कर लिया गया और वापस से अर्न में डाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या बोला? मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रा आर पुट इन द अर्न, जिस कलर की हमने बॉल निकाली थी उसी कलर की 2 बॉल हमने वापस से उस अर्न में डाल दी। देन ए बॉल इज ड्रा एट रैंडम, फिर हमने एक बॉल वहाँ से निकाली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज़ रेड? तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई होगी। इसने क्या कहा कि पहले अर्न में से एक रेड बॉल हमें निकालनी है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है। क्या? या तो वो रेड बॉल हो सकती है तो 5/10 हो जाएगा, और या फिर वो क्या हो सकती है? ब्लैक बॉल हो सकती है। तो सबसे पहले ये एक चॉइस बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 1/2। उसके बाद क्या कहा कि वापस से अगर हम पहले रेड बॉल निकालते हैं और रेड बॉल को नोटिस करके दोबारा से उसी अर्न में 2 एडिशनल रेड बॉल ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? अगर हम उसी अर्न में 2 रेड बॉल ऐड कर देंगे तो रेड बॉल अब कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, और ब्लैक कितनी हो जाएगी? 5 ही रह जाएगी। तब क्या कह रहा है? फिर जब उसमें 2 बॉल ऐड करने के बाद व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज़ रेड, तब उसमें से एक बॉल और निकाली गई, तो वो बॉल क्या थी? रेड थी। तो हम मान लेंगे सेकंड बॉल क्या है? रेड बॉल है। एंड तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/12 हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे केस पे चलेंगे। अगर मान लो अर्न में से पहले ब्लैक बॉल निकलती है, उसको नोटिस किया गया और फिर उसे अर्न में वापस डाल दिया गया, तब सेम कलर की ही बॉल हमें वापस डालनी है। तो रेड तो 5 ही रहेगी, लेकिन ब्लैक जो है वो 7 हो जाएगी, क्योंकि 2 एडिशनल बॉल हमें वहाँ डालनी है उसके अंदर। तो ब्लैक बॉल 7 हो जाएगी। फिर उसमें से रेड बॉल हमें निकालनी है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब इसी तरह हम इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा देंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज़ रेड? हमें सेकंड बॉल रेड होगी, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? भी पहले रेड आई, फिर वापस से डाला, और सेकंड बॉल भी क्या निकाल दी हमने? रेड निकाल दी। प्लस में पहले हमने ब्लैक बॉल निकाली, फिर उसमें 2 ब्लैक बॉल ऐड कर दी, फिर उसमें से रेड बॉल हमने निकाल दी। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी R2/R1 यहाँ कितना है? 7/12 है। तो 7/12 प्लस में ब्लैक 1/2 प्लस मल्टीप्लाई 5/12। तो आप यहाँ देखोगे 7/24 और 5/24, तो आंसर यहाँ कितना आएगा? 12/24, यानी 1/2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको दे रखा है? क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? आप पढ़िए स्टेटमेंट। ए बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक बॉल। आपको क्या दिया हुआ है? एक बैग दिया हुआ है, तो इवन हम एक बैग मान लेते हैं जिसके अंदर 4 रेड है, 4 ब्लैक बॉल है, और एक E2 बैग आपको दिया हुआ है जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है?
आपको 2 बैग दिए हुए हैं यहाँ पे। एक ए बैग है जिसमें 4 रेड 4 ब्लैक है। अनोदर बैग कंटेन 2 रेड 6 ब्लैक बॉल है। वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 2 बैग चूज करने, एक E1 है एक E2 है। जो E1 बैग है उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, 4 रेड है 4 ब्लैक बॉल आपको दे रखी है। और जो सेकंड है उसमें 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हमारे पास चॉइस क्या होती है, बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम E1 बैग को चूज करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी वो कितनी आएगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा, भी 1/2 आ जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रा फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड। उसमें क्या फाउंड किया गया कि वो बॉल जो है वो रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रा फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसमें फर्स्ट बैग से पूछा गया, लेकिन हमें जो बॉल हमने निकाली है वो रेड बॉल निकाली है। तो फर्स्ट बैग अगर चूज करेंगे उसमें से रेड बॉल निकाल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी R/E1 क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। तो अब यहाँ बायस थ्योरम के हिसाब से ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रा फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो आपको पता है बायस थ्योरम क्या कहती है कि जिस भी बैग में से निकालनी होती है उस बैग की प्रोबेबिलिटी हम ऊपर ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी आती है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2। तो आप इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/8 डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/8 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 2/8। तो इसे सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ऊपर नीचे से कॉमन ले लो तो ऊपर बचेगा 4/8 डिवाइड बाय 4/8 प्लस 2/8। तो यहाँ पे 8 एलसीएम लोगे तो 4 आपका 6 आ जाएगा, यानी 2/3 आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या स्टेटमेंट आपको दे रखी है, देखो क्या है। ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रेजिडेंट्स इन हॉस्टल, यानी 60% हॉस्टल में रहते हैं। कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट है उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल है वो 60% है, 60/100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6। जो कॉलेज में 40% डे स्कूलर है जो हॉस्टल में नहीं रहते, डे स्कॉलर है वो कितने परसेंट है आपके, वो 40% है। तो 40 डिवाइड बाय 100 आप करोगे 0.4। उसके बाद क्या कहा गया, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द ऑल स्टूडेंट हु रेजिड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको ए ग्रेड आया, वे कितने परसेंट है आपके, 20% आपको दिए हुए हैं ए ग्रेड। 30% हॉस्टल वालों का है और 20% डे स्कॉलर वालों को ए ग्रेड आया हुआ है। ए ग्रेड किसको आया हुआ है, डे स्कॉलर को आया हुआ है 20%। तो 20/100 आप इसे सोल्व करोगे 0.3, 0.2 आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूज एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, ही हैज़ ए ग्रेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ ए हॉस्टलर। मतलब आपको क्या बताना है कि जो स्टूडेंट को ए ग्रेड आया है वो हॉस्टल में रहता है, तो हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी और नीचे प्रोबेबिलिटी बाय बायस थ्योरम क्या आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसे सोल्व करोगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.3
जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, नीचे आएगी टोटल। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 0.18 डिवाइड बाय 0.18 प्लस 0.8 आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.26, और इसे सिंप्लीफाई करके 9 बाय आपका आ जाएगा 13। आप जब इसे कट करोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपको क्या दिया हुआ है। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट हुआ, ए स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गैस द आंसर। देखो यहाँ क्या है कि जो एक स्टूडेंट ए है उसके पास दो चॉइस है, या तो वो क्या करता है, उसको पता है कि आंसर क्या होगा, और दूसरा क्या है, या वो फिर गैस करता है। इसके पास दो चॉइस है, या तो वो क्या करता है, गैस करता है, या उसे पता है। तो E1 हम प्रोबेबिलिटी नोन की मान लेते हैं और E2 हम इवेंट मान लेते हैं गैस करने की। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। ही नो द 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस द आंसर, जो वो गैस करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ, 1/4। आगे क्या दिया हुआ है, अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट, प्रोबेबिलिटी कि जो बच्चा गैस करता है उसका आंसर सही होगा, राइट होगा उसका आंसर। कब, जब वो गैस करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 1/4। अगर वो आंसर को जानता है तब उसकी जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि वो श्योर है कि उसका आंसर यही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट की क्या हो जाएगी, करेक्टली की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो स्टूडेंट है उसको आंसर क्या था, नोन था, मतलब उससे पता था। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नोन था और वो करेक्टली किया। तो नोन की प्रोबेबिलिटी हमें ऊपर रखनी है। तो क्या बायस थ्योरम क्या लगेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है उसकी ऊपर लेते हैं, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सोल्व करोगे तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। जब आप सोल्व करोगे तो 3/4 आ जाएगा, और ये आएगा 3/4 प्लस 1/16। तो आप सोल्व कीजिए 3/4 और ये हो गया 16, एलसीएम आ गया 12 प्लस 1 3/4 16/13 4, ये आएगा 12/13 आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है। A laboratory blood test is 99% effective in the detecting a certain disease। उसने क्या कहा कि 99% जो है वो क्या है, डिटेक्ट करता है, किसको, डिजीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। कब, जब कोई लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट होता है, व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट, जब वो प्रेजेंट होता है ब्लड टेस्ट में कोई डिजीज़ आती है, उसको डिटेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% है कि डिटेक्ट हो रहा है। हावेवर द टेस्ट आल्सो येड ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो क्या भी दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। कितना, 0.5%। ए हेल्दी पर्सन टेस्टेड, मतलब किसी हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया गया तो उसका रिजल्ट भी 0.5% फॉल्स दिखा दिया, जबकि हेल्दी पर्सन को कोई बीमारी नहीं थी। आगे क्या कह रहा है, इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़। तो आप इसको, इस लाइन को लेके समझिए क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, यहाँ तक की बात को पकड़िए कि ब्लड टेस्ट हुआ,
टेस्ट में दो चॉइस है। पहली चॉइस E1 जिनको क्या है एक्चुअली डिजीज़ है। E1 इवेंट क्या हमने मान ली, एक्चुअली हैज़ द डिजीज़। भाई जिनको एक्चुअली में बीमारी है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है पॉपुलेशन पूरे सैंपल स्पेस में वो कितनी है, 0.1 है। और E2 हम मान लेते हैं नोट डिजीज, जिनको डिजीज़ नहीं है। तो टोटल 0.1 है, परसेंट है ये 0.1% है। तो परसेंटेज को सोल्व करोगे डिवाइड बाय 100 आएगा, तो इसे सोल्व करके 0.001 आएगा। और E2 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.001, तो ये सोल्व करके आपका आ जाएगा, अगर एक में से माइनस करो 0.99। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको ये चीज़ें दिखे। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है, What is the probability that a person has disease given the test result is positive। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रिजल्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो दो चॉइस आपके पास है। E1 वो बंदे हैं जिनको एक्चुअली डिजीज़ है, तो इनका जब टेस्ट किया जाएगा तब रिपोर्ट जो आएगी वो एक्चुअल में पॉजिटिव ही आएगी। तो वो कितने परसेंट इफेक्ट है, 99%। मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जिनको डिजीज़ है वो कितने परसेंट है, 99%। तो 99 डिवाइड बाय 100। लेकिन जिनको क्या नहीं है, डिजीज़ नहीं है, फिर भी उनका रिजल्ट क्या दिखा दिया गया, पॉजिटिव दिखा दिया गया, वो कितने परसेंट आपको दे रखे हैं, 0.5% ऐसे हैं जिनको डिजीज़ नहीं थी, वो हेल्दी थे, फिर भी उनका टेस्ट क्या दिखा दिया गया, पॉजिटिव दिखा दिया गया। तो 0.5% को सोल्व करोगे ये आ जाएगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। अब वो पूछ क्या रहा था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ डिजीज़ गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज़ पीजी। मतलब जिसको डिजीज़ था और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया वो क्या थी, इवेंट E1 थी। तो हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव रिजल्ट निकालना है E1 के ऊपर, जिनको एक्चुअल में डिजीज़ थी। तो जिनको डिजीज़ थी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी नीचे आ जाएगी। तो इसे आप सोल्व करोगे तो 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.99 डिवाइड बाय 0.001 मल्टीप्लाई 0.99 प्लस 0.999 मल्टीप्लाई 0.005। जब आप इसे सोल्व करोगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आएगा 22 डिवाइड बाय 133, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या आपको कह रहा है, देर आर 3 कोइन। आपको क्या दिया हुआ है, 3 कोइन आपको दे रखे हैं। एक E1 कोइन है, एक E2 कोइन है और एक E3 कोइन है। तो 3 कोइन आपके पास दे रखे हैं। तो आपको पता है, देखो 3 कोइन है, 3 कोइनों में से अगर हम हर एक कोइन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कोइन की कितनी आ जाएगी, 1/3। यहाँ हेड और टेल का लॉजिक नहीं है, यहाँ पे 3 कोइन है, 3 कोइन में से अगर एक कोइन चूज करेंगे तो हर एक कोइन की प्रोबेबिलिटी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा, 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आ जाएगा, 1/3 आपके पास आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, 1 इज ए 2 हेड कोइन। इनमें से एक कोइन है जो 2 हेड कोइन है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेस। E1 एक ऐसा है जिसके दोनों फेस पे क्या है, हेड है। अनोदर इज बाइज्ड कोइन दैट कम अप 75%। देखो सेकंड जो कोइन है उसके बारे में हमें नहीं पता वो
क्या है, एक बाइज्ड है। बाइज्ड का मतलब क्या है, 50-50% चॉइस नहीं है। वहाँ सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है कि हेड जो आता है। अब एक बार लास्ट में पढ़ो कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कोइन, कि दो हेडेड कोइन है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो इसमें दो हेड आ रहे हैं, तो अगर हम इसमें हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अंडर इवन कोइन में, तो क्या आएगी, दो हेड है, हेड ही आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 है। सेकंड कोइन में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 75% है, 75/100। अगर आप सोल्व करोगे 3/4 आपके पास आ जाएगी। अब जो थर्ड कोइन है, थर्ड इज एन अनबाइज्ड कोइन। अनबाइज्ड कोइन का मतलब होता है जिस पे एक हेड है और एक टेल है। तो इसका मतलब अगर इसमें से हेड कोइन अगर आएगा E3 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट थी इस क्वेश्चन की। पूछ क्या रहा था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू बी टू हेडेड कोइन। तो टू हेडेड कोइन तो इवन कोइन है, तो जिस भी कोइन की निकालनी है प्रोबेबिलिटी अंडर द हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी और नीचे आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सोल्व करोगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय टोटल आप निकालोगे 1/3 मल्टीप्लाई 1, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। तो आप इसे सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा, देखो 1/3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, तो 1 डिवाइड बाय एलसीएम आ गया 8, तो 8 प्लस में 6 प्लस 4, तो ये आएगा 8 डिवाइड बाय 18। इसको कट करोगे 2 से, 4/9। तो 4/9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर ड्राइवर। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर है, 6000 ट्रक ड्राइवर है। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल ड्राइवर यहाँ कितने हो जाएंगे, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तो कितने हो गए यहाँ पे 12000। अब आगे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03, 0.055। तो आपको देखो यहाँ कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसके पास इंश्योरेंस जो है स्कूटर ड्राइवर है, E1 हम मान लेते हैं स्कूटर ड्राइवर, E2 हम मान लेते हैं कार ड्राइवर, और E3 हम मान लेते हैं ट्रक ड्राइवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर आप निकालोगे तो टोटल 2000 है अंडर द 12000, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालोगे तो कितनी आएगी, 4000 डिवाइड बाय 12000, 1/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालोगे तो कितना आएगा, 6000 डिवाइड बाय 12000, तो कितना आएगा 1/2। अब उसके बाद क्या गिवन है आगे आपको, वो कह रहा है कि जब प्रोबेबिलिटी है उनके एक्सीडेंट होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट किन की, स्कूटर ड्राइवर की कितनी है, 0.01 है। जो कार ड्राइवर है उनकी जो एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.03 है। और जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.15 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर। तो हमें स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द एक्सीडेंट। तो जिसकी भी निकालनी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हम ऊपर लेते हैं और नीचे हम क्या लेते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी।
तो जिसकी भी निकालनी है आपको, स्कूटर की निकालनी थी, तो वो आप ऊपर रखोगे 1/6 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा 1/52 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। ए फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन। कोई एक फैक्ट्री है जिसके पास 2 मशीनें हैं। तो एक मशीन को मान लेते हैं E1 गिवन है A एंड B। 2 मशीनें हैं। पास्ट रिकॉर्ड शो दैट मशीन A प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो दे रखा है वो 60% है। तो सोल्व करोगे यहाँ पे 3/5 आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है, B प्रोड्यूस 40% ऑफ आइटम। B जो है वो 40% आइटम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या कहा उसने, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A 1% प्रोड्यूस बाय मशीन वर डिफेक्टिव। जो A मशीन है वो जो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है बाय A कितने परसेंट है, 2% है, 2/100। डिफेक्टिव आइटम बाय B मशीन प्रोड्यूस किया जाता है 1%, 1/100। आगे क्या कहा उसने, all the item are put in one stock pills, then one item is choose at random from this and found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? आपको मशीन B से प्रोड्यूस होने वाले डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको पता है जिस भी मशीन से निकाला गया है उसकी प्रोबेबिलिटी हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइड बाय जो होता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। तो B की प्रोबेबिलिटी 2/5 मल्टीप्लाई 1/100, 3/5 मल्टीप्लाई 2/100 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो आप यहाँ पे ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 6, प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 8 यानी 1/4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़िए। 2 ग्रुप आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कॉरपोरेशन। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, 2 ग्रुप दिए हुए हैं। एक E1 ग्रुप है और एक E2 ग्रुप है। ये 2 ग्रुप है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए क्या पोजीशन के लिए क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे होंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6, 0.4। क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट ग्रुप है उसके विनिंग प्रोबेबिलिटी 0.6 है और सेकंड जो ग्रुप है उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है 0.4 है। Further, if the first group win, the probability of introducing new product is 0.7। क्या कहा, अगर E1 ग्रुप विन करता है तो वो एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.7 है। अगर E2 ग्रुप जीता तो उसकी जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.3। इफ़ द सेकंड ग्रुप विन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप। आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड ग्रुप के द्वारा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की। तो आपको पता है कि जिसकी भी निकालनी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हम ऊपर ले लेते हैं
और नीचे क्या आती है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.3। तो सोल्व करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 0.12 डिवाइड बाय 0.42 प्लस 0.12। तो ये हो जाएगा 0.12 डिवाइड बाय 0.54। सोल्व करोगे इसे तो 12/54 होगा और ये बन जाएगा 2/9। नेक्स्ट को 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक गर्ल है जो डाई को थ्रो करती है। इफ़ सी गेट 5 और 6, तो डाई को थ्रो किया, इवन प्रोबेबिलिटी 5 और 6 आने की, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1, 2, 3 एंड 4 आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, 4/6। इसने क्या कहा, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, इफ सी गेट 5 और 6, सी टॉस ए कोइन 3 टाइम। वो क्या करती है, कोइन को 3 टाइम टॉस करती है। अगर एक कोइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, ये सैंपल स्पेस बनता है। सी टॉस ए कोइन वंस एंड नोटेड वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन। वो नोट करती है कि उस पर हेड आया टेल आया। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली वन हेड डिवाइड बाय इवन। तो एग्जैक्टली वन हेड कहाँ पे आ रहा है, देख लो यहाँ पे सिर्फ एक ही हेड आ रहा है, यहाँ पे एक ही हेड आ रहा है, और एक यहाँ पे भी एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8। इसी तरह सेकंड केस में क्या है, इफ सी गेट 1, 2, 3, 4, सी टॉस ए कोइन वंस। अगर वो 1, 2, 3, 4 अगर आता है तो वो एक कोइन को टॉस करती है और उस पर ऑब्जर्व करती है कि हेड एंड टेल आया। तो अगर एक ही कोइन को टॉस किया जाएगा हेड और टेल की, तो आप बताओ एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक ही कोइन पे तो सिर्फ क्या होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। दोबारा पढ़ो क्या हुआ, एक गर्ल है वो एक डाई को टॉस करती है। अगर 5 और 6 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी। अगर 1, 2, 3, 4 आएगा तो प्रोबेबिलिटी 4/6 हो जाएगी। अगर 5 और 6 आता है तो वो कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है और एग्जैक्टली वन हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी नोटिस की जाती है, तो 3/8 हो जाएगा। अगर 1, 2, 3, 4 आता है तब क्या किया जाता है, सिर्फ एक ही कोइन को टॉस किया जाता है और एग्जैक्टली वन हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी नोट की जाती है। अब आगे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सी थ्रो 1, 2, 3, 4 विद ए डाई। यानी वो पूछ रहा है कि E2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड को आप हेड से ही डिनोट कर दो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइड बाय H। तो क्या हो जाएगा, जिससे भी आई है E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय E2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टोटल। तो क्या आएगा, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइड बाय क्या आएगा, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 3/8
+4/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 8/11। आप इसे सोल्व कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखो क्या दिया हुआ है। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन। एक मैन्युफैक्चरर 3 मशीन है, ए बी एंड सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम। जो ए है वो 1% क्या करता है, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है 1/100। जो बी है वो 5% करता है 5/100। जो सी है वो 7% करता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए इज़ ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। ए जो है वो 50% ए मशीन पे जॉब करता है, 50% टाइम उसी पे लगाए रखता है। जो बी इज़ ऑन द जॉब फॉर 30% ऑन टाइम। और जो सी का टाइम है वो कितना है, 20%। आगे क्या कह रहा है, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय ए। तो ए के द्वारा प्रोड्यूस की गई हो, तो आपको पता है जिस भी मशीन से हमें निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, डिवाइड बाय टोटल। तो अगर आप 1/100 मल्टीप्लाई बाय 50/100 डिवाइड बाय टोटल करोगे तो इसे सोल्व करके 50/50 प्लस 150 प्लस 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 50, 200, 340, 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/34। नेक्स्ट जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक ऑफ 2 कार्ड इज ड्रा आर फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड। तो डायमंड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। तो दो केस हो गए, E1 में 30 डायमंड्स कार्ड, और जो डायमंड नहीं है उसको हम E2 मान लेंगे, नोट डायमंड। तो वो कितने हो जाएंगे, 39। कितने कार्ड ड्रा किए जाते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रा किए जाते हैं। तो सबसे पहले चॉइस किस चीज़ की है, डायमंड कार्ड होगा या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हुआ, 13 बाय टोटल है 52, 39/52 सोल्व करोगे तो 1/4, और ये आ जाएगा 3/4। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसने क्या कहा है देखो, टोटल 52 कार्ड है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक ऑफ 2 कार्ड आर ड्रा, जो बचे हुए कार्ड है आर फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड, दोनों के दोनों क्या है, डायमंड है। तो देखो या तो डायमंड हो सकता है या डायमंड नहीं हो सकता। तो डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ना होने की। अब उसने क्या कहा, आगे 2 कार्ड निकालता है। देखो यहाँ दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट को, क्या है, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज़ लॉस्ट। यहाँ ये कह रहा है कि 52 कार्डों में से एक कार्ड लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, एक कार्ड लॉस्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको डायमंड जो है वो 13 है, जो डायमंड नहीं है वो 39 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए।
टोटल कार्ड जो है 52 है, 52 में 30 कार्ड डायमंड है और 39 नॉट डायमंड। तो E1 हम मान लेते हैं डायमंड, E2 जो डायमंड नहीं है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे डायमंड की, तो 13/52 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा 39/52, यानी 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। इसने कहा 1 कार्ड फ्रॉम ए लॉस्ट, एक कार्ड लॉस्ट हो गया है। अब हमें नहीं पता वो कार्ड डायमंड का था या नोट डायमंड का, तो हम मान लेते हैं अगर वो कार्ड जो लॉस्ट हुआ है वो डायमंड का है। और उसके बाद उसने क्या कहा, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जो बचे हुए कार्ड है उसमें से 2 कार्ड निकाले जाते हैं। आर फाउंड टू बोथ आर डायमंड, की दोनों डायमंड है। तो अगर दोनों डायमंड है तो उसके बाद अगर डायमंड की निकालेंगे अंडर द E1, तो अगर देखो अगर लोस्ट कार्ड डायमंड हुआ तो अब बचे हुए डायमंड कितने हैं, 12 कार्ड है। तो 12 कार्ड में से कितने कार्ड निकालने हैं, 2 निकालने हैं। और टोटल कार्ड कितने बच के 51, 51 में से कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। सेकंड केस कि सेकंड डायमंड है, अगर जो खुआ हुआ कार्ड डायमंड नहीं है तो लेकिन अब तो डायमंड कितने रहे, 13 के 13 रहे। तो अब अगर हम डायमंड कार्ड निकालते हैं तो 13 में से 2 जाएंगे और 51 में से कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। जब ये आप सोल्व करोगे 12C2 51C1, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 22 डिवाइड बाय 425 और ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे 26, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड होना चाहिए, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसकी हम ऊपर रख लेते हैं। तो इसे सोल्व करोगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 425 डिवाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 425 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 26 डिवाइड बाय 425। इसकी कैलकुलेशन आप जब करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 11/50। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और रहते हैं इसमें। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, ए ट्रूथ बोलता है कि प्रोबेबिलिटी 4/5 है। अगर ए ट्रूथ नहीं बोलता, झूठ बोलता है, तो कितनी आएगी, 1/5 आएगी। अगर वो सच बोलता है, रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर, अगर वो सच बोलता है तो क्या रिपोर्ट किया जाता है, हेड आएगा। कब, जब वो सच बोलता है तो हेड आएगा ये। जब वो सच नहीं बोलता तब हेड नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर विल बी ए हेड, कि एक्चुअल में वहाँ पे हेड हो जाएगा। तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी तो देखो एक्चुअल में हेड जब वो सच बोलेगा तभी आएगा। तो जिसमें 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब 22 थ्योरम आपको लगानी है। 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। जब आप सोल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगा, 4/5 प्लस 1/5, तो ये आएगा 4/5। तो ऑप्शन ए आपका इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लास्ट 14 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या कहा गया, ए एंड बी 2 इवेंट है और ए सबसेट है बी का। यानी अगर कोई सैम्पल स्पेस आपके पास है, ये कोई सैम्पल स्पेस है, ये बी इवेंट है, इस बी इवेंट में ही ए इवेंट आपको दे रखी है, देन विच फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें कौन सा करेक्ट होगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अब देखो ए जो है वो बी के अंदर ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन ए ही आएगा, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो पहले में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए बाय ए, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। सेकंड में अगर हम इसे सोल्व करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कह रहा है कि ये लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। जब भी कोई वैल्यू 1 से कम से डिवाइड करेंगे तो वो ग्रेटर देन हो जाती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर एनसीईआरटी बुक से मैंने करवा दिया 12th क्लास का। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।